Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the explanation of chapter 2 acids, bases and salts. So let's start with the chapter that is acid, bases and salt without wasting any time. You have learned in your previous classes that sour and bitter tastes of food are due to acids and bases. तो जो भी खट्टा खाना होता है या जो भी कड़वा टेस्ट होता है फूड के अंदर वो एसिड्स और बेसिस की वजह से ही होता है जो भी उस खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इफ़ समवन इन योर फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर आपकी फैमिली में कोई भी जो है उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ओवर ईटिंग की वजह से, सो वुड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी. तो आप रेमेडी के लिए उसे क्या दोगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. तो आप इनमें से क्या देना उस ऐसे फैमिली मेम्बर को प्रेफर करोगे? तो ऑफ कोर्स अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी. तो आप किस प्रॉपर्टी को आपने देखा इस ऐसी रेमेडी को चूज़ करने के लिए? श्योरली यू मस्ट हैव यूज द नॉलेज ऑफ द एबिलिटी ऑफ एसिड स्पेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट. तो जिससे किसी को एसिडिटी हो रही है सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिड्स, और हमें पता है कि एसिड्स का इफ़ेक्ट जो है वो बेसिस नलिफाई कर देते हैं. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. तो हमारे पास कुछ ऐसी मेथड्स भी होते हैं जिससे हम बिना टेस्ट करे एसिड बेसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे एसिड्स और बेसिस हार्श होते हैं. जो हार्श एसिड बेस होते हैं अगर हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर इंजूरियस टू हेल्थ. तो इसलिए हम सारे एसिड्स और बेसिस को चेक करने के लिए हम टेस्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस कि खट्टा है या फिर कड़वा है, कि हम क्लासीफाई कर पाए कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एक एसिड है या बेस है. तो इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनमें से एक कॉमन मेथड होता है इंडिकेटर का मेथड. कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं. ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एसिड में एक अलग कलर देते हैं और बेस में एक अलग कलर देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि एसिड है या फिर बेस है. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो हमें पता है कि एसिड्स जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और अगर हम और ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वेयर एज बेसिस आर बिटर. जो बेसिस हैं वो कड़वे होते हैं और वो अपना कलर जो है वो रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं. तो जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर जब एसिड डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पर एसिड डालते हैं तो वो रेड ही रहता है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है. जबकि अगर हम ब्लू लिटमस पे बेस डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है, लेकिन अगर हम रेड लिटमस पे कोई बेस डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है. ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है. लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर. टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. Have you noticed that the stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके किसी वाइट क्लॉथ के ऊपर एक कड़ी गिर जाती है तो कड़ी इज़ मेड अप ऑफ, उसमें टर्मरिक होता है. ठीक है, बेसन भी होता है बट उसमें टर्मरिक भी होता है. तो उसमें क्या होता है कि जब कड़ी का स्टेन होता है वाइट क्लॉथ के ऊपर और आप उसे सोप से वॉश करते हो तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो सोप है वो बेसिक होता है, उसका नेचर बेसिक होता है. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, फिर वो येलो हो जाता है जब उसे हम बहुत सारे पानी से धोते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. कुछ हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जो हम टेस्ट कर सकते हैं जिससे एसिड और बेसिस की प्रेजेंस. तो जो हमारा लिटमस है उसमें हमने देख लिया कि जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देते हैं एसिड्स और जो रेड लिटमस है उसे ब्लू कर देते हैं बेसिस. टर्मरिक जो है वो रेडिश ब्राउन कलर देते हैं उस बेस को. ठीक है, जो कि एक इंडिकेटर है, तो हमें पता चल जाता है जब उसे हम सोप से किसी क्लॉथ के ऊपर अगर स्टेन लगा हुआ है करी का जिसमें टर्मरिक है, तो मतलब बेसिकली जो टर्मरिक है उससे रेडिश ब्राउन हो जाते हैं बेसिस.
ठीक है। और बाद में व्हेन वी वॉश द पर्टिकुलर स्टेन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर देन इट टर्न्स येलो। उसके बाद हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। इन दिस चैप्टर विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस देखेंगे। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, तो कैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कुछ देखेंगे। लिटमस, अब ये लिटमस जो है एक पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। तो हमारा जो जनरल कलर होता है लिटमस का वो पर्पल होता है, और जब ठीक है जनरल कलर जो है वो पर्पल होता है जो कि लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। लाइकन एक प्लांट है बिलोंगिंग टू द डिविजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली एन इंडिकेटर। तो लिटमस एक इंडिकेटर है, थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ज़्यादा इसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और बेसिस इट्स कलर इज पर्पल। जब वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है तो उसका कलर पर्पल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स एज वेल, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है नेचुरल मटेरियल्स के, नेचुरल इंडिकेटर्स के, जैसे कि रेड कैबेज लीफ। टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acids or base in a solution, जो acid और base की presence एक solution में बताते हैं। These are called acid base indicators or sometimes simply indicators। तो इन्हें हम acid base indicators या कभी कभार सिर्फ और सिर्फ indicators भी कहते हैं। You have been provided with 3 test tubes। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, ठीक है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक के अंदर पानी है। द अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो एक टेस्ट ट्यूब, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब्स में आपका वाटर है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड सॉल्यूशन है और एक टेस्ट ट्यूब में आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन अ ओनली रेड लिटमस पेपर हाउ विल यू आइडेंटिफाई। अगर आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब आप बेस के साथ रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में डालते हो कलर उसका रेड ही रहता है, सो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एसिड है सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने लिटमस को डाला है। और अगर रेड लिटमस जो है उसे हम वाटर में डालते हैं तो भी उसका कलर रेड ही रहता है, सो द कलर रिमेन्स सेम। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस की देखेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम साइंस लैबोरेटरी। HCl, H2SO4 that is sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जहाँ पे भी OH ग्रुप आता है, आपका OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज़ योर बेस बेसिकली, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव इंडिकेटर्स। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange of the following solutions। तो आपको अब यहाँ पे बताना है कि कौन से सॉल्यूशन का क्या क्या चेंज हुआ था। तो जो हमारा फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन जो है, अगर फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो कलरलेस होता है। तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोल्फथलीन डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन, अगर फिनोल्फथलीन जो है वो किसी सॉल्यूशन का कलर पिंक कर देता है, इसका मतलब वो एक बेस है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे सैम्पल्स लिख लेते हैं, फर्स्ट इज़ योर, एक सेकेंड। तो जब HCl, H2SO4 और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये तीनों एसिड्स हैं। तो जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है इनमें डालेंगे तो इनका कलर रेड ही रहेगा। जब इन्हें हम ब्लू के अंदर डालेंगे तो इनका कलर रेड हो जाएगा। जब हम फिनोल्फथलीन डालेंगे तो फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो कलरलेस होता है और वो इनके डालने के बाद भी कलरलेस ही रहता है। और जब हम मिथाइल ऑरेंज के अंदर इन सॉल्यूशंस को डालेंगे तब तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे बेसिस होते हैं। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ ये ब्लू कलर देंगे, ब्लू के साथ ब्लू ही कलर रहेगा, इट रिमेन्स सेम। पिंक कलर हो जाएगा फिनोल्फथलीन के साथ
और येलो कलर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, नाउ दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो इन इंडिकेटर्स ने क्या किया, हमें बताया कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है चेंज इन कलर के बेसिस पे, क्योंकि कलर चेंज हुआ तभी हमें पता चला। देर आर सब सब्सटेंसेज हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें जो है इन स्मेल जो है वो बताते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर स्मेल चेंज होके बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। अब हम इन कुछ इंडिकेटर्स को ट्राई आउट करेंगे और इनकी इस एक्टिविटी को हम देखेंगे। ठीक है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave it overnight in the fridge. The cloth strips now used to test for the acid and base. Take 2 of these cloth strips and check their odor. तो उसके odor check करो. Keep them clean and add few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH on other. तो एक पे आप HCl डालो, एक पे आप NaOH डालो. Rinse both these clothes again. Check the odor. फिर आप odor check करो. फिर आप उसमें एक dilute vanilla essence लो, clove oil and check their odor. ये एक्टिविटी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दीज वेनीला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि आपने अनियन लिया और उसके साथ काफ़ी सारे स्टेप्स आउट फॉलो करे और इससे आप उस पर आए कि वनीला एसेंस, अनियन और क्लोव, ये 3 जो है ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। सो ये इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को लगता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, है क्योंकि आपको एक्टिविटीज़ की रिजल्ट्स में उस चीज़ को बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि इनका कलर क्या होता है, मतलब स्मेल क्या होती है, कलर चेंज होता है या कुछ भी होता है, बट या दे हैव मेंशन्ड दिस दैट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वनीला, अनियन और क्लोव है। ठीक है, नाउ दे हैव परफॉर्म्ड सर्टेन मोर एक्टिविटीज़। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो अब हम देखेंगे एसिड और बेस अलग अलग को अगर हम मेटल के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये हम देखेंगे। ठीक है, सेट द अपैरेटस, टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 लिया, फिर आपने उसमें जिंक ग्रैनुल्स लिए। H2SO4 इज़ एन एसिड और आपके जिंक जो है ग्रैनुल्स लिए, तो जिंक क्या है, एक मेटल है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ दिस फास्ट सोप सॉल्यूशन, दिस। ये रुको, आपको मैं सीधा इसकी ऑब्जर्वेशन समझा देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझाया हुआ है। हाँ, note that the above reaction displaces hydrogen atoms, forms the acids as hydrogen gas and compound called a salt. Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as this. तो देखो, जब एक एसिड का रिएक्शन एक मेटल के साथ होता है तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, इसकी प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है इसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है कि जब आप जो है हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं जब वो बाहर निकल रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब से या यहाँ पे इस कंटेनर से निकल रहे हैं, तो आप एक बर्निंग कैंडल को या फिर एक मैच स्टिक को उसके पास लेकर आओगे तो वो बर्न होके एक पॉप साउंड आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस का टेस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। ठीक है, अगर आप बर्निंग कैंडल को पास लेकर आते हो हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो पॉप साउंड करेगी, तो आपको देखो कोई गैस इवॉल्व हो रही है, आपको नहीं पता कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आए, अब उससे उस गैस के और बर्निंग कैंडल के कॉन्टैक्ट में आने से एक पॉप साउंड आई, तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही ऐसा टेस्ट देती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके बाद जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, हाइड्रोजन बबल्स जो है वो इवॉल्व हुए और यहीं पे हमारा सॉल्ट भी बन गया। अब उन्होंने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब को अटैच किया और एक सोप सॉल्यूशन से इन बबल को पास कराया। इससे क्या हुआ कि आपको पॉप साउंड जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई दे जाएगी। वैसे अगर आप यहाँ पर भी टेस्ट ट्यूब पर करते तो आपको साउंड आ जाती। तो यहाँ पर जो है
बेसिकली एक कंक्लूजन हमें यही मिलता है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये हमें इस एक्टिविटी से हमारी ये ऑब्जर्वेशन निकली, और ये इन जनरल हर रिएक्शन के लिए, हर एसिड के लिए और हर मेटल के लिए वैलिड है। तो अगर कोई एसिड है हमने लिया जैसे कि HCl और उसके साथ हम मेटल सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो NaCl जो है वो हमारा सॉल्ट बनता है और H2 गैस बनती है। तो अब यहाँ पे एक हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन, मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया गया है दैट यू हैव टू टेक जिंक मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जिंक इज अ मेटल, ठीक है, एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट्स with acid, sodium zincate is formed and hydrogen gases evolve, ठीक है। You find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reactions are not possible with all metals, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे बेस के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बट हर कोई रिएक्शन नहीं होगा जिसके अंदर सारी मेटल्स के साथ, बेसिस के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आपके लिए आपके कोर्स में इतनी डिटेल्स में वो रिएक्शंस नहीं आएंगे, ज़्यादातर सारे वही होंगे जो बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। देन वी हैव हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो इन 9th आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपके कार्बोनेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बोनेट्स जो हैं वो आपके होते हैं CO2-3, ये होते हैं आपके कार्बोनेट्स, ठीक है। तो CO2-3 आप यहाँ पे बोले मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो Na2CO3, ठीक है। ऐसे आपका और कोई मेटल कार्बोनेट हो गया जैसे कि एल्यूमिनियम का, नहीं एल्यूमिनियम कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, ज़्यादा उसके एग्जांपल्स नहीं लेते थे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मेटल कार्बोनेट। फिर होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट साथ में, जैसे कि NaHCO3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल कार्बोनेट। तो जो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, जो जनरल रिएक्शन होता है मेटल का और मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो वो रिएक्शन जो है उसका बेसिक सेम होता है। मतलब कि देखो अब हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। पहले हमने देखा था कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड, इसको एसिड प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल, हमने ये रिएक्शन देखी थी। अब हम देखेंगे रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ। तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है। Take 2 test tubes, label them as A and B. So you have to take 2 test tubes, you have to label them as A and B. सोडियम कार्बोनेट आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब में और एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, दोनों के ही रिजल्ट्स सेम आएंगे, ठीक है। और उसमें हमने HCl डाल दिया, तो हमने क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ कराया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ कराया। मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, और जो भी आपका रिएक्शन हुआ है उससे आपको लाइम वाटर पास करवाना है टू गेट द फर्दर डिटेल्स। तो देखो जब हमने सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, इसका रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, तो सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे इन्होंने NaCl सॉल्ट बना लिया। फिर हाइड्रोजन और CO3 में से O
ने H2O बना लिया और बाकी बचा CO2 जो है वो इवॉल्व हो गया। अब जब भी हम ये आप टेस्ट कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर जब भी आपको टेस्ट करना है कि किसी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, तो रिएक्शन जब हो जाता है, जैसे कि ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल दी और जो भी आपका रिजल्ट उसमें दिखा, उसके बाद आप उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा पास कर देते हो लाइम वाटर से, तो अगर आपके पास वाइट पीपीटी आ जाती है तो इसका मतलब ये कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ रिएक्शन हुआ, नाउ वी डोंट नो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, तो हमें एक टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे पहले CO2 का टेस्ट किया कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। तो हम यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास लेकर आए तो CO2 ने क्या कर दिया, CO2 ने लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो चेंज कर दिया, उसने CaCO3 बना लिया जिसकी वाइट पीपीटी होती है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन से वो कौन सी गैस थी, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक को लेकर आना है टेस्ट ट्यूब के पास। अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉप साउंड आएगी, और अगर आप CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई भी गैस जो इवॉल्व हो रही है वो CO2 है या नहीं, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर आना है, उससे उस गैस को पास करवाना है। अगर CaCO3 बन जाता है तो आपको वाइट पीपीटी दिखेगी। वाइट पीपीटी दिखेगी इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। तो आपकी जो गैस थी वो कौन सी थी, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपने क्या किया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन से निकल रही है उसको पास होने दिया इस CaCO3 के अंदर, तो फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो जो आपका वाइट हुआ था सॉल्यूशन, जो आपका वाइट पीपीटी आई थी, वो पीपीटी फिर डिसअपियर हो जाती है। सो दिस इज़ योर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जो अब हमारा हो चुका है कंप्लीट। देखिए बच्चा, जो हम यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ना, जैसे कि हमने बोल दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम यहाँ पे इन्हें बाइकार्बोनेट्स भी कह देते हैं। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। पूरा हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा बोलने की जगह हम हाइड्रोजन वर्ड हटा के बाय बोल देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपके हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट एक तरह से बोलने का तरीका थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हमें समझ में क्या आया, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हम लाइमस्टोन देखते हैं, जो चौक हम देखते हैं, जो मार्बल हम देखते हैं, वो अलग अलग तरह के कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स, सारे के सारे मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिन्हें हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 एंड वाटर। ये हमें क्या देते हैं, सॉल्ट, CO2 और वाटर। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब हमने क्या क्या समझा है, अभी तक हमने देखा कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कैसे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फिर हमने देखा कैसे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। चाहे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, हमेशा दोनों के केस में रिज़ल्ट सेम ही आता है। ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यही बनते हैं। तो आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, मैं आपको रिएक्शन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अब सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, तो क्या बना, NaCl, फिर CO2 बनना ही था और वाटर H2O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिएक्शन को बैलेंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो
एटम्स है सोडियम के, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 हो गए, बट यहाँ क्लोरीन का एक ही एटम है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 ही हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि 3 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ए, ठीक है। तो ऐसे आप बैलेंस कर लोगे। सिमिलरली अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप रिएक्शन लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ, तो आपका NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। रिजल्ट्स विल बी सेम, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप रिएक्शन बैलेंस कर दोगे। यहाँ सोडियम 1, यहाँ सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। सो ये आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाता है। उसके बाद आपने जब CO2 गैस को पास किया लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर इज CaOH2। आपको आई होप फॉर्मूलाज भी करने आते हैं कि अगर आपको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी +2 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ +2 और यहाँ -1 ये क्रॉस हो जाते हैं, तो कैल्शियम के पास इसका माइनस आ जाता है, जो दिखता नहीं है, जो हम रिप्रेजेंट नहीं करते, -1। और OH जो है वो होल ब्रैकेट में 2 हो जाता है, क्योंकि इस पूरे के पास 2 गया है, तो इसलिए हम होल ब्रैकेट में 2 लिखते हैं। ये 9th में भी आपने किया होगा, ठीक है। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ CO2 पास कराया, तो CaCO2, तो आपके पास CaCO3 बन जाता है। ये रिएक्शंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। और वाटर रिलीज़ होता है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर आप चाहो तो मतलब ऑलरेडी बैलेंस्ड आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप इस CaCO3 में, ये जो आपका CaCO3 और वाटर बना है, अगर आप इसी के CaCO3 के अंदर और इसी वाटर के अंदर और ज़्यादा CO2 पास करा देते हो, तो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेटा कंफ्यूज हो रहे होगे कि जैसे यहाँ पे सोडियम जिंकेट है, तो ये सोडियम जिंकेट कैसे बना, क्योंकि आपने तो जैसे ये सोडियम है, ये OH है, ये -1 इसके पास, +1 इसका होता है, तो ये NaOH बन गया, है ना। बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, तो ये 3 हो गए। तो बेटा आपके पूरे जो 10th के कोर्स में ये सिर्फ 1-2 ही ऐसे हैं जिसमें 3 मेटल्स के आपको प्रोडक्ट्स को देखना है। जैसे कि ये सोडियम जिंकेट हो गया, एक आपका ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी आप इतना मत सीखो, बेटर है आप याद ही कर लो, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल हो जाता है। नाउ वी हैव हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें ये देखना है। तो ये जो अबव एक्टिविटी है, इसमें इन्होंने NaOH जो है उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन डाली। तो NaOH इज़ अ बेस में आप फिनोल्फथलीन डालोगे तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक। देन ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसके अंदर आप HCl डालो, विल देयर बी अ कलर चेंज, यस कलर चेंज होगा। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड। जब आप 1 ड्रॉप डालोगे कोई चेंज नहीं होगा, 2 ड्रॉप डालोगे कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे जैसे ज़्यादा एसिड डालते जाओगे वैसे ही उसका कलर पिंक से कलर लेस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि कलर चेंज हो गया? तो हुआ क्या, एसिड और बेस एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है वो नलिफाई कर देते हैं। तो अगर आप एसिड में बेस डालो या बेस के अंदर एसिड डालो, वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। हम जो घर में सॉल्ट खाते हैं वो भी एक एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बना हुआ होता है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, देखो एसिड चाहे हार्श हो, देखो हमारे ना एसिड्स हार्श होते हैं और वीक होते हैं। ऐसे हमारे जो बेसिस होते हैं वो भी हार्श होते हैं और वीक होते हैं। वीक बेस मतलब, वीक एसिड मतलब जिनका हम पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता, बट हार्श एसिड्स और हार्श बेसिस का हम पे नेगेटिव इफेक्ट्स होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे केमिकल्स से बने हुए जो आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं और जो आर्टिफिशियल बेसिकली सिंथेटिक एसिड्स और सिंथेटिक बेसिस जो मैनमेड है, जो मैनमेड एसिड्स और मैनमेड बेसिस हैं वो हमारे हार्श होते हैं। जो नेचुरल, जो प्रकृति में पाए जाते हैं
वो सारे एसिड्स हमारे वीक ही होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 हमारे सिंथेटिक एसिड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एसिड्स हार्श है या वीक है, इसकी एक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक आपको एसिड कैसे पता चलेगा? तो जिस एसिड में कार्बन प्रेजेंट होता है ना, वो एसिड्स हमेशा वीक एसिड ही होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कार्बन प्रेजेंट है, सो इट इज़ अ वीक एसिड। ठीक है, तो हर एक एसिड और हर एक बेस की रिएक्शन से हमारा सॉल्ट बनता है, बट कुछ हार्श बेस और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। इसलिए सारे सॉल्ट्स जो हैं उनके रिएक्शन से कुछ हमारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक बनते हैं, कुछ बेसिक बनते हैं। ये मैं जब सॉल्ट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बेसिकली बता दूंगी कैसे कैसे क्या होता है, बट सारे सॉल्ट्स हमारे लिए खाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या हुआ, NaOH था, HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बन गया, जो कि एक सॉल्ट और वाटर रिलीज हुआ। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये चाहें तो ये केमिकल जो आपका पहला चैप्टर था उससे, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर से भी रिलेट करके पूछ सकते हैं कि आपसे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जब हम बेस प्लस एसिड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स का मतलब क्या है? मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपका मेटल है, मेटल जैसे कि सोडियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? Na2O। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या बन गया? एक मेटल ऑक्साइड। तो अगर ऐसे हमारे मेटल ऑक्साइड्स अगर एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल HCl के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है? अभी आप चैप्टर 3 में देखोगे, सोडियम ऑक्साइड का मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया है, बट सोडियम ऑक्साइड जो है वो हम बनना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जो है वो इतना हार्श होता है कि वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वो जलने लग जाता है। ठीक है, तो आप कॉपर ऑक्साइड देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया बीकर में, उसके अंदर साथ हमने HCl डाला। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। तो कलर जो है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाता है और कॉपर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड बन गया है। ठीक है, इसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर आया है। तो हुआ क्या, बेसिकली आपने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराया था किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपका कॉपर और Cl क्या बना? आपका कॉपर क्लोराइड बन गया, तो CuCl2। ठीक है, प्लस आपका वाटर जो है वो रिलीज हो गया। तो इससे आप इन जनरल लिख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आप जब भी एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट, सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। एक सेकेंड, ये मैं समझाती हूँ। देखो, जो मेटल ऑक्साइड्स है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। हमें पता है जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, पर जब हमने एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ कराया तो उससे हमें सॉल्ट और वाटर मिला। तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो सेम था, और जो रिएक्टेंट्स हमने लिए थे उसमें से एक रिएक्टेंट भी सेम था। रिज़ल्ट तो हमारा पूरा का पूरा सेम था। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो हमारे बेसिक होते हैं नेचर में, तभी तो उस बेसिक नेचर ने एसिड का इफ़ेक्ट नलिफाई कर दिया। इसलिए हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर।
मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब हमने उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया तब उसने हमें सॉल्ट प्लस वाटर दिया, यानी कि एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। सिमिलरली जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि CO2, SO2 ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है आपका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। मतलब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराया तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। और जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आपने बेस के साथ कराया तो भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिला। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, बट रिएक्शन कभी ऐसे नहीं लिखता, कभी भी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमने बेस डाला, यहाँ पे हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, तो क्या हुआ, रिज़ल्ट सेम आया। तो इसका मतलब क्या कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर एसिडिक होगा, तभी तो उसने बेस के इफ़ेक्ट को नलिफाई कर दिया। ये जो हमारा रिएक्शन था जिसमें हमने यहाँ पे लाइम वाटर जो कि एक बेस है, इसके साथ जब हमने CO2 को पास कराया जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो हमारा CaCO3 एक सॉल्ट बना और हमारा वाटर रिलीज़ हुआ। ठीक है, तो अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, तो आपके लिए रिएक्शंस जो है वो याद करना बहुत अच्छा आपको याद करना होगा, बहुत ढंग से। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी पूरा बता देती हूँ एक बार कि हमने किया क्या क्या अभी तक। एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है, एक सेकेंड, एसिड का रिएक्शन जब हमने मेटल के साथ कराया था तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस का रिएक्शन जब हमने मेटल के साथ कराया तो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिली। ठीक है, उसके बाद जब हमने एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराया और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला सॉल्ट, वाटर और CO2। ये आपको एक जगह लिखे। जब एसिड का रिएक्शन हमने बेस के साथ करवाया तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला। फिर जब हमने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाया तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिला। जब बेस का रिएक्शन हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाया तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिला। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तभी उन्होंने एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट किया और सॉल्ट और वाटर दिया। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तभी उन्होंने बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया। तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह इन्होंने रिएक्शन किया। दैट्स वाई हमें समझ में आया दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Acidic and basic. With this we have completed the first part of the chapter. आपको ये reactions in general पता होनी चाहिए और जो जो example के साथ explain की गई है NCERT में आप इससे थरो होने चाहिए। So you have to learn these reactions और balance करना तो आपको आता ही है। तो अगर आप in general observation जैसे कि एक general observation है, ठीक है, तो फिर आपको ये इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपको कोई भी मेटल दे दिया जाए, कोई भी एसिड दे दिया जाए, कोई भी मेटल कार्बोनेट दे दिया जाए, आप इसे सॉल्व कर पाओ, आप उसकी इक्वेशन बना पाओ, तो विद दैट आपको इस पर अच्छी सी कमांड हो जाएगी एंड यू कैन मास्टर अप दिस टॉपिक। वैसे ही अगर आपको ये रिएक्शन याद हो गई ना, जनरल रिएक्शंस, और आपको पता चल गया कि कौन सा क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सो दिस इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। विद दिस वी हैव completed the first part of the chapter. I'll see you next time and bye.